जनता को उम्मीदों का सहारा, क्या लाएगा बजट का पिटारा? क्या हर चेहरे पर होगी खुशी? ख्वाहिशों की जमीन होगी हरी? जेटली से क्या चाहे राजस्थान? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जेटली जी की पोटली से इस बार क्या निकलने वाला है और ख्वाहिशों की जमीन कितनी हरी होने वाली है? मोदी सरकार के पहले आम बजट से किस किस की टेंशन दूर होगी? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। उम्मीदों के हाथ बजट की पोटली के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फरवरी महीने के आखिरी दिन देश की निगाहें वित्त मंत्री के भाषण पर होंगी। भारी भरकम शब्दों के मतलब समझने की कोशिश होगी, लेकिन उन शब्दों का मतलब कानों को कितना राहत देगा? महंगाई की मार से बचाते हुए सरकार को कई घोषणाएं करनी चाहिए। सबसे पहले तो गैस सस्ती होनी चाहिए, दालें हैं, सब्जियां हैं और चाय, चीनी, यानी सब महंगाई इतनी है जो कोई भी सामान हम खरीद नहीं पा रहे इतनी महंगाई की वजह से। उम्मीद करेंगे वित्त मंत्री से कि जो साधारण सुविधाएं जो एक आम आदमी के लिए, एक जनता के लिए होनी चाहिए, उसके साथ साथ में इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से जो जो मानक अपन अपना सकते हैं। अच्छा परिवार या अच्छे बच्चों को शिक्षा या कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जब अपन अपना खर्चा ही नहीं उठा पा रहे तो अच्छे से तो अपन बच्चों को कहाँ से शिक्षा ग्रहण करवाएंगे या कहाँ से कुछ दिलवाने की वो करते, जब आदमी दाल रोटी नहीं खा पाएगा। तो मंडी बॉर्डर पर है, हमारे यहाँ से 90% क्या 75% माल तो यूपी में जाता है। अब वो इसीलिए जाता है कि वहाँ पर टैक्स चोरी होती है, हमारे यहाँ टैक्स यहाँ से किसानों को ऊंचे दाम मिल जाते हैं तो किसान यूपी बॉर्डर पर ले जाते हैं। तो इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। साल 2013 में जब यूपीए सरकार ने अपना बजट पेश किया था, बतौर विपक्षी मोदी ने कहा था कि इस बजट के साथ यूपीए सरकार सेफ गेम खेल रही है। लेकिन अब बारी मोदी सरकार की है और सवाल है कि क्या अब का बजट लोगों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा? दिल्ली में जो भाजपा की करारी हार हुई है, उसके दबाव में तैयार किया गया बजट है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए जो एक औरा बना था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब हार नहीं सकते, वो भ्रम टूटा है। उसका कितना दबाव आम बजट में देखने को मिलेगा ये अभी हम कह नहीं सकते। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदें, हमें ये विश्वास है कि केंद्र सरकार में मोदी जी से पूरे भारत की उम्मीदें हैं। जैसे जैसे हम तो पश्चिमी राजस्थान से हैं और जैसलमेर जिला हमारा सीमा पे है और विकास की दृष्टि से हमारी उम्मीदें पूरी होगी इस बजट में। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट से पहले रोमांचक अवसरों का वादा कर रहे हैं। बजट को दूसरी पीढ़ी का आर्थिक सुधार बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आज के दौर में कल के बजट से भविष्य की कितनी ख्वाहिशें हरी होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों के रथ पर सवार होकर आई थी और ये उनका पहला पूर्ण बजट है। और पहला पूर्ण बजट है तो लगातार जो हमने आपको तमाम वर्ग के लोगों को सुनवाया कि आखिरकार सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी डिमांड है, जो चाहते हैं कि वित्त मंत्री के पोटली से उनके लिए जरूर निकले। क्या कुछ खास हो सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पंकज जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज जोशी जी आपसे ही, क्या कुछ खास होगा इस बार के बजट में अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो? देखिए, बजट अभी जब 28 तारीख को पेश होगा, 26 तारीख को रेलवे बजट पेश होगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत बजट जो है लगातार पेश होते रहे, सब कुछ होते रहे। बजट में घोषणाएं भी होती रही। घोषणाओं पर जो है लोगों ने जो है बड़े लोगों को बड़ा लगा कि भाई अच्छी घोषणाएं हुई हैं, अब शायद पूरी होंगी। लेकिन जब उस बजट का एनालिसिस आप यदि करते हैं, बजट का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि वो पूरी की छोड़िए वो शुरू ही नहीं हुई। आप देखिए 2011 का जो रेल बजट देखेंगे तो अलवर से लेकर के जयपुर की रेल लाइन का जो है 246 करोड़ का जो बजट था, जो करीबन 46 किलोमीटर। रेल बजट नहीं, मैं सारे बजट की बात बता रहा हूं। इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आप दूसरी चीजें बात कर लें। जो भी देखिए, जो भी चीजें हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, जो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आकर के पूरी नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बजट जो है खाली कोई ऐसा तो नहीं है कि कागज जो है वायदे कर दिए जाते हैं, उन वायदों को ग्राउंड लेवल पर उतारा नहीं जाता, ये आपका कहना है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने की है। अर्चना शर्मा जी,
क्या कुछ खास इस बार आप सोचती हैं हो सकता है जेटली साहब के पिटारे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? देखिए धर्मराज, बिल्कुल नकारात्मकता के साथ तो शुरू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन परिस्थितियां ये बताती हैं और जैसा वातावरण है कि अच्छे दिन चुनाव से पहले, उसके बाद जुमलों की राजनीति और उसके बाद बेस ईयर बदलना, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा चढ़ाकर चाइना के साथ तुलना करना और ये आशा जगाना कि हमारी जीडीपी चाइना से ज्यादा होगी और शब्दों में एक वातावरण का निर्माण करना और वास्तविकता के धरातल पर उससे मुकर जाना, ये सारी बातों का साक्षी पूरा भारत बना है इस दौरान। और इस बजट से अपेक्षा इससे ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि पिछला बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो इस प्रकार से किया गया था जिसमें कि छोटे छोटे आवंटन करके प्रत्येक हेड पर और तुष्ट करने का काम किया गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो ग्राउंड लेवल पे। लेकिन जो भी अर्थशास्त्र को अच्छे से समझते होंगे वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि इन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हम जीडीपी को तो बढ़ा चढ़ाकर दिखा देंगे और निवेश के माहौल के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि इनसे राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ 66,000 करोड़ का, तो इस कारण से ये 20% कटौती हर हेड में करने वाले और कुछ जो हेड्स है कुछ ऐसे मंत्रालय भी हैं जहां पर 50% की कटौती भी करेंगे। तो ऐसी अवस्था में जनता बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। उम्मीद आपको नहीं। अमिताभ जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा। अमिताभ जी, क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं जेटली साहब के पास? मैं तो ये जीडीपी, सेंसेक्स, निफ्टी ये जानते ही नहीं। मैं तो पीडीपी की बात सुन रहा हूं आज। उनके साथ अलायंस हो गया मुफ्ती साहब के साथ, वो महबूबा आज मिली थी अमित शाह से, वो अनाउंसमेंट मैंने सुना पीडीपी का। ये जीडीपी क्या होती मैं नहीं जानता। मैं तो एक ही जीडीपी जानता हूं और उसी को मानता रहा 25 वर्ष। पंकज जी, गरीब के आंगन में अच्छे दिन उतरेंगे या नहीं, बजट की कसौटी सिर्फ इतनी सी है। क्या जीडीपी क्या कह रहा है और क्या निवेश हो रहा है, क्या डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेरी बुद्धि इतनी नहीं ना मैं इसमें पढ़ना चाहता। झुंझुनू में, झालावाड़ में, जयपुर में, सांगानेर में, बीकानेर में जो गरीब आदमी रह रहा है हिंदुस्तान में, राजस्थान में, उसके आंगन में अच्छे दिन उतरे कि नहीं, ये सवाल इसलिए जब इंटरिम बजट आप लाए थे तो मैंने सवाल नहीं किया। इंटरिम बजट मनमोहन सिंह की सरकार की छाया से तब तक आप निकल भी नहीं पाए थे, उस पर प्रश्न नहीं। अब तो पर्याप्त समय मिला। आपने वोटिंग से पहले तक नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक। मुझे स्मरण है 16 मई को शाम 5 बजे मोदी जी बड़ोदरा में जनता के सामने आए पहली बार जब भाजपा जीत गई, तो उन्होंने नारा बदल दिया था। शाम 5 बजे उन्होंने क्या कहा था? अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। मैं उसी नारा को पकड़कर बैठा हूं। मेरे लिए वही नारा गायत्री मंत्र है, वही महामृत्युंजय मंत्र है, वही कुरान की आयत है मित्र। मैं तो उसी कसौटी पर कसूंगा। गांव, गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ये जो तबका है समाज का, बड़ा तबका, अगर 7 करोड़ की आबादी मैं मान लूं राजस्थान की लगभग, तो 6.25 करोड़ तो इसी में नप जाता है। जितने मैंने बताया मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब, ये मिला दीजिए 6.25 करोड़ हो गया। बाकी तो 25 लाख बचते हैं जिनको किसी बजट से फर्क नहीं, वो खुद ही बजट है। लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया फार्म हाउस में रह रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि सिलेंडर कितने का है और चाय की पत्ती कितने की आ रही। लेकिन गरीब आदमी की बात तो सुननी पड़ेगी। मैं तो इतनी ही बात जानता हूं, इसी पर 28 तारीख को बात तय होगी। हमने इतने लोगों के राजस्थान में, आपने देखा होगा, आम लोगों के वक्तव्य दिखाए आपको कैमरे पर। लोगों की उम्मीदें मालूम क्या है, अपेक्षाएं। एक महिला कह रही है कि बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दिलाए जब दाल रोटी चलाना मुश्किल है। उसकी दाल रोटी अच्छे से चले, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, अच्छे दिन आ गए। आपको 100 में 100 नंबर, जेटली जी की सरकार को, आपकी सरकार को पंकज जोशी। उसका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाया आर्थिक तंगी में, तो आपकी सरकार को नंबर नहीं। एक महिला कह रही चाय की पत्ती, डालडा, चीनी, मसाले ये थोड़े सस्ते हो
तो परिवार का पेट पले। ये सस्ते हो जाए आपको पूरे नंबर। कितने बड़े मॉल बन गए और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट शाब्दिक जाल हो गया, इसमें मेरी रुचि नहीं। 6.25 करोड़ लोगों के बारे में अच्छे दिन दिखने चाहिए, उनके आंगन में दिखने चाहिए। यही राजस्थान जेटली जी से मांग रहा है, दिल्ली में जेटली जी से और जयपुर में आपसे। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं मांग रहा। सीमावर्ती इलाकों के जो लोग हैं उनकी अपनी किस्म की दिक्कतें, जीवन दुरूह है, वहां आदिवासी इलाका है आपके राज्य में, उनकी समस्याएं हैं। उनके यहां एक दिया जले रोशनी का तो मानिएगा सारी जीडीपी धन्य हो गई, और नहीं जला तो निफ्टी और सेंसेक्स से तो हिंदुस्तान चलने से रहा। अरुण अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के। अग्रवाल साहब, क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं 28 तारीख को जेटली साहब से? देखिए, इस आम बजट जो पहला बजट होने जा रहा है और जिस अच्छे दिन की बात पिछले साल भर से चल रही है, अभी जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया है। व्यापार उद्योग जगत हमारा काफी निराश है अभी तक, लेकिन हम आशावादी हैं। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, उद्योगी परिवार से आते हैं। हम ये आशा करते हैं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जेटली साहब ऐसी पॉलिसियां लाएंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बेसिक चेंज करेंगे जिससे निवेश आकर्षित हो और हिंदुस्तान का जीडीपी का स्तर बढ़े। आज जीडीपी का स्तर जो है, नई नई पॉलिसी आज लानी पड़ेगी इनको, इन्वेस्टमेंट पॉलिसियां, नए एक्ट लाने पड़ेंगे और इंस्पेक्टर राज और ये जो गुड गवर्नेंस की बात करते आ रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस कब आएगा? ये हमको साल भर तो हो गया, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है इस बजट में वित्त मंत्री जेटली साहब जरूर कुछ व्यापार उद्योग के लिए सोचेंगे। पंकज जी, एक सवाल मेरे जहन में लंबे समय से है। एक बार मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के समय में, तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि बाकी तो मुझे ज्यादा अर्थशास्त्र आता नहीं, सरल बात जो हिंदुस्तानी आदमी की समझ में आए वही बात आपके सामने रखता हूं। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की लगभग 50% आबादी कृषि से सीधे परोक्ष या प्रत्यक्ष या सीधे जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ठीक, कितनी? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50%। ठीक। और कुल जो कृषि या उससे संबद्ध जो चीजें हैं उनका कुल जो वो है शेयर भारत के कुल समृद्धि में वो 13% है। गरीबी का मूल यहां है, आप समझे? यानी जिस काम पर 50% आबादी जुड़ी हुई है उस काम में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 13% की है। कैसे भारत अमीर हो जाएगा? कैसे राजस्थान अमीर हो जाएगा? पंकज जी, आप सब कर लो, सारे मॉल बना दो, सारे हाईवे बना दो, सारी बुलेट ट्रेन चला दो, घर घर बुलेट ट्रेन हर मोहल्ले में घुसा दो, फिर भी हिंदुस्तान संपन्न नहीं हो सकता जब तक इस 50% आबादी का जो काम है ये कम से कम 30% तो दे रिजल्ट। ये तो शून्य में से शून्य घटा रही है आबादी। ये एग्रीकल्चर जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो, इसकी ओर ध्यान कितना है? पंकज जी। नहीं अमिताभ भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, संपन्नता और ये जो चीजें हैं ये जो है एक व्यापारिक मॉडल है, लेकिन आपने जो दो बातें कही वो बिल्कुल ठीक कही कि एक तो ये कि जो व्यक्ति गरीब है उसके पास में उसके यहाँ जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं उसकी पूरी हो, वो उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन है। दूसरा यह है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो बहुत ज्यादा बड़ा सेक्टर है, उसका जो जीवन यापन है, उसका जो बेसिकली संपन्नता है, उसकी संपन्नता उसके जीवन यापन के अंदर आए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए निश्चित रूप से उनकी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो बढ़े, उसके अंदर जो उनको चीज चाहिए वो चीज हो, जो सुधार उनमें होने चाहिए उसके लिए बजट हो, उनके द्वारा जो चीजें होनी चाहिए, उनके मार्केट प्राइसेस जो है प्रॉपर मिले, इसकी जो है व्यवस्था उसमें हो। तो ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, ये चीजें बजट में होनी चाहिए और हमें आशा है कि चीजें बजट में आएंगी। एक सवाल बड़ा पूछ लूं, ईमानदारी से आपसे भी पूछूंगा, फिर तुरंत अर्चना जी से भी पूछूंगा वही सवाल। अर्चना जी तब तक जवाब सोच कर रखें। जिस काम पर ये तो आज 50% रह गई, जब हम लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू किया था
तो हिंदुस्तान की 75% आबादी इस पर केंद्रित थी। आप समझ रहे हैं ना, ये तो आज 50 रहेगी। जिस काम पर हिंदुस्तान की 50% आबादी केंद्रित है, ठीक है ना, जिसका जीवन 50% आबादी का जीवन जिस काम से जुड़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस सेक्टर पर सरकारों का निवेश, विभिन्न सरकारों का, पता है ना, ये निवेश क्या आधी आबादी के लिए किए जाने वाला निवेश के आसपास भी था कभी? पंकज जी, आधी आबादी के लिए तो निवेश भी बड़ा होना चाहिए ना। अगर आधी आबादी के मुकद्दर को ठीक करना है तो निवेश भी उतना ही बड़ा हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए अमिताभ भाई, निवेश में निश्चित रूप से देखिए एग्रीकल्चर के निवेश के अंदर लगातार जो है इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन जो सफलताएं प्राप्त होनी चाहिए थी भैया नहीं हुए। ये तो समझा, मैं क्या कर रहा हूं, सेक्टर के बड़ा कितना बड़ा है ये भी तो देखिए। 50% ऑफ द पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है। आपका निवेश 50% है उस पर, आपका निवेश 25% है, आपका निवेश 15% है टोटल जीडीपी का, नहीं है आपका 10% नहीं है एग्रीकल्चर पर निवेश जीडीपी का। आबादी 50% उस पर है। नहीं अमिताभ भाई, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आज जब है आप भी हुए, मैं भी हुआ, लेकिन आज यदि हम जो चीजें हमें आवश्यक थी, क्योंकि मैं भी जो है उसी परिवार से पैदा हुआ हूं जहां एग्रीकल्चर सेक्टर पे थे या बहुत छोटी नौकरी के ऊपर जो है पिताजी काम करते थे, लेकिन आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई क्योंकि आप जो है शहरों के बराबर आपको जानकारी नहीं थी। आप उसी स्कूल के अंदर पढ़े और आपका पूरा का पूरा जो भारत था वो भारत एक गांव के अंदर सिमट करके रह गया। आप उससे बाहर नहीं निकल पाए, और जब निकल पाए तो आप आते आते आपकी जो थी एज थी वो इस लायक हो गई कि आपको जो चीज सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए था, जो वहां सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। तो मेरा आज एक चीज का है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा देश का जो चीजें हैं, वो जो सब चीजें सबके पास पहुंचनी चाहिए, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है, वो होना चाहिए। आज जिस तरीके का पानी है, आज बहुत सीधी सी बात है। पंकज जी माफ करिए, वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, नाम कोई हो, चिदम्बरम हो या अरुण जेटली, कोई भी हो, सुन ले एक सेकंड मित्र, उन्होंने राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया था, वो वक्तव्य मुझे ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा था कि आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि पर और हिंदुस्तान की कृषि भगवान पर आश्रित है। यह स्थिति 2013 तक हिंदुस्तान की थी, 15 में बदल नहीं गई। एक बार मौसम जरा सी कुलाटी मार देता है तो पूरी जीडीपी और पीडीपी जमीन पर आ जाती है। आज भी अर्चना शर्मा जी, जिस सेक्टर पर हिंदुस्तान की, राजस्थान की 50% और उससे ज्यादा आबादी निर्भर है, सीधे या परोक्ष रूप से, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमेशा इतना कम क्यों? देखिए अमिताभ जी, आपने इसमें कोई गलत बात नहीं कही और इसको स्वीकार भी करना चाहिए कि दो ही सेक्टर्स हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ में है। वो एक तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण, जिसका दायरा कम होता गया वर्षों से लगातार, और दूसरा एमएसएमईज है, जो कि कस्बों गांव में एमएसएमई भी नहीं बोला जाना चाहिए, उनको इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी जो रोजगार उत्पन्न करती है, जिसने 97 या यूं कह सकते हैं 96% रोजगार दिया हुआ है भारत की जनता को। तो इन दोनों सेक्टर्स पर सोचना चाहिए। और आप इंक्लूसिव ग्रोथ को अगर दरकिनार रखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, बार बार कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपने सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट से घर की रसोई का चूल्हा नहीं जलता है, उससे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। आपकी नीति ये होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से महंगाई को वास्तविकता में कम करें, व्यक्ति की परचेजिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं। आपने सही कहा कि 6.25 करोड़ लोग जो है, उनसे इस जो बजट का लाभ है वो तो दूर है, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। इसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले 7 इनके साथ यही विडंबना है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश होकर के दिल्ली के चुनाव में कह रहे थे कि भाई मैं भाग्यशाली हूं और भाग्यशाली को आप मतदान दो। तो ऐसी अवस्था में उस सौभाग्य को जो एकदम से आपके खाते में आ गया, आप चुनाव भी जीत गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें भी आधे से ज्यादा गिर गई, आपने अपनी जेब में डाल लिया। जनता को क्या दिया? 84% का फायदा आप उठा रहे हो, 101% का फायदा तेल कंपनियां उठा रही, जनता को तो 15-16% भी आपने नहीं दिया। और राजस्थान में देख लें तो यहाँ पर गैस की जो सब्सिडी थी उसको रोल बैक कर लिया, सेस लगा दिया, वेट लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अभी हमारे उद्यमी कह रहे हैं
कि सब आपने वातावरण बनाए लेकिन वातावरण से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं नकारात्मकता के साथ बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपसे अपेक्षाएं जो है वो धरातल पर पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि आप तो 15 लाख का वादा करके आए थे प्रत्येक खाते में आएगा और फिर कह दिया कि जुमलों की राजनीति है। और फिर जब तक आप 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो कहते रहेंगे पूर्व के गड्ढे थे सब भरने लगे। आपने 20,000 किलोमीटर राजस्थान में कमिटमेंट किया। ठीक है अर्चना जी, सारी बातें बता दी। अरुण अग्रवाल साहब बात करने दीजिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है यहाँ पर बोलने का कि यहाँ पर गरीब को मिलने वाली सब्सिडी पर तलवार लटक रही है, उनका मानस। ठीक है अर्चना जी, अग्रवाल साहब 2 मुख्य सियासी दल के प्रतिनिधि आपके बगल में बैठे हैं। अर्चना जी एक मिनट, अधिरोपित करके। ठीक है अर्चना जी, अग्रवाल साहब 2 देश के सबसे बड़े पार्टी, प्रमुख पार्टी के प्रतिनिधि आपके बगल में बैठे हैं। दोनों ने रूल किया है, दोनों के शासन को आपने देखा है। भरोसा होता है जो वायदे किए जाते हैं? क्योंकि आपने कहा कि ऑरा तो बना लिया गया, लेकिन पिछले 8-9 महीने में वो ग्राउंड लेवल पर चीजें नजर नहीं आई। अग्रवाल साहब, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बागी, आखिरकार सिर्फ ऑरा बनाया जाता है ना, काम तो नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमने जब ये नई सरकार आई थी और काफी वादे हुए थे, काफी ये हुआ और बहुत थम मेजोरिटी से आई और हमको काफी आशा बनी थी कि अब ये सरकार आई है इतनी बड़ी मेजोरिटी से, 30 साल के बाद कोई सिंगल पार्टी की सरकार आई है, तो ये व्यापार उद्यमी, अमिताभ जी बोले एग्रीकल्चर नो डाउट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अछूता हम नहीं छोड़ सकते। आज जो भी आज इलेक्ट्रिसिटी लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी अभी राजस्थान में 19% इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ा दी गई। भाई क्यों? आज एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी देते हैं ये लोग। एग्रीकल्चर की यूनिट में बिजली की रेट नहीं बढ़ाई जाती है और सारा भार इंडस्ट्री पर लाया जाता है या आम उपभोक्ता पर लाया जाता है। ये सरासर गलत है। आज जितना इकोनॉमिक रेसेशन पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, आज हम अपनी इंडस्ट्रियां बचाने के में रिवाइव करने की चेष्टा करें, ऐसे समय में इतना बड़ा कुटाराघात इंडस्ट्री पर हुआ है। 19% बिजली की दरें बढ़ाकर हमारे को इंडस्ट्री चलाने के लायक। अग्रवाल साहब ये बताइए, अच्छे दिन कितनी दूर लग रहे हैं? चल दिए कि नहीं? अभी तो 8-9 महीने में तो अच्छे दिन दिखे नहीं, लेकिन अब ये जेपी साहब इंडस्ट्रीज पे हमारे मेहरबानी कर दे। जैसे एक्साइज की लिमिट 1.5 करोड़ पिछले 10 साल चली आ रही है, हम बार बार मांग कर रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में 1.5 करोड़ दिया गया, आज उसको 10 करोड़ रुपए एक्साइज की लिमिट को किया जाए। आज सर्विस टैक्स 10 लाख रुपए पर आकर अटक गया जब सर्विस टैक्स चालू हुआ था। उस समय सर्विस टैक्स कुछ आइटम पे था, आज सर्विस टैक्स कुछ मात्र आइटम रह गए हैं। तो इस 10 लाख को 25 लाख लिमिट सर्विस टैक्स की जाए। इनकम टैक्स की लिमिट जनरल बात है, वो हर साल बढ़ती जाए, लेकिन ये एक्साइज और ये सर्विस टैक्स की लिमिट को बढ़ाए जिससे ये व्यापार उद्योग बचे। चलिए, नहीं, जो अमिताभ जी ने सवाल पूछा था अग्रवाल साहब से, उस सवाल में पंकज जी के पास लेके आता हूं। पंकज जोशी जी, ये जो अच्छे दिन की बात कही जा रही थी, क्या इसकी स्टार्टिंग हो गई है? कितने दिन में पहुंच जाएगा लोगों तक? नहीं देखिए धनराज जी, जो इन्होंने अच्छी बात थी, आपने अच्छी बातें सुनी कि इस टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ जानी चाहिए। मतलब 25 लाख रुपए तक जो है सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए, बाकी टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। तो फिर आप गरीब आदमी को कहां से देंगे? बड़े से लीजिए मत और गरीब को दीजिए मत। ये टैक्स की ये क्या बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या? देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, आज इन्होंने जो बात कही कि हम प्रोडक्शन की जो स्किल्स हैं ये कहां बढ़ा पाए हैं। आज जो स्किल होनी चाहिए वो कैसे बढ़े, प्रोडक्शन कैसे बढ़े, वो स्किल्स कहां से आए जिसमें स्किल बढ़नी चाहिए। दूसरी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं आज जो चीजें आपने कहा कि भाई आज बजट नहीं आया, अभी अर्चना जी ने कहा कि ये नहीं आया। भाई 60 साल आपने राज किया, 60 साल एक मिनट आपने पंकज जोशी जी मैं कह रहा हूँ पंकज जोशी जी, धनराज जी, हर वर्ग चाहेगा, हर वर्ग का एक्सपेक्टेशन है, आप किसी के एक्सपेक्टेशन को दरकिनार नहीं कर सकते। उनकी अपनी मांग करेंगे। धनराज जी देखिए, धनराज जी बात ये होनी चाहिए कि बजट कैसा होना चाहिए, कैसा होगा ये नहीं, चलिए ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हो गया गोपनीयता में विश्वास होना चाहिए। पंकज जोशी जी हो गया, अर्चना जी भाई कोल माइनिंग सब सेक्टर्स की फाइल चोरी हो रही है, गोपनीयता नहीं, तो कब हो रही है? अभी हो रही है आपके समय। अरे आ रहे छोड़ के लगे, जेल में गए, क्या हो रही है? अरे नहीं उतनी दुर्बारी सिस्टम चाहिए। समझौता हो गया पिछले बजट से। अर्चना जी संक्षेप में वक्त खत्म हो गया। जिसने ठीक किया जो ठीक करे वही फंसे। नहीं ठीक, अरे अच्छा चोरी आपके भाई, ये चोरी चलती आ रही है। अभी आपने
लोगों ने वक्त खराब कर दिया, हमारा वक्त खत्म हो गया। पुरानी बातों पर जाइए, अमिताभ जी संपादक टिप्पणी खत्म हो गया। अब धनराज, मुझे एक चीज बोलनी है, जी बोलिए, मैं बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। अभी अरुण जी कह रहे थे कि सब सर्विस टैक्स, इनको तो पता ही नहीं है उद्यमियों को कि नेगेटिव लिस्ट ही समाप्त होने वाली है, पूरा का पूरा मामला सर्विस टैक्स में आने वाला है, डिकंट्रोल करने वाले हर चीज को। और सबसे बड़ी बात जो अमिताभ जी कह रहे थे कि युवातम भारत के युवा को क्या देने वाले हैं, युवाओं से वोट तो ले लिए, 11 लाख रोजगार प्रति माह चाहिए, और इन्होंने कह दिया हम कुछ अर्चना जी आ गई। बजट पर कुछ नया सोचना चाहिए हम लोगों को। हम लोग भी HMB का स्टीरियो बजा रहे हैं अब तक, वही घिसी पिटी बातें, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, इसे सस्ता कर दो, महंगा कर दो। नया नहीं सोचेंगे हिंदुस्तान खड़ा नहीं होगा। पंकज जी, अरुण जी को भी समझना पड़ेगा, अर्चना शर्मा की पार्टी को भी समझना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं, मैं तो समाज का आदमी हूं। मैं अर्थशास्त्र जानता भी नहीं, गलती से पढ़े कॉमर्स ली थी, लेकिन वो भूल गया सब जब से पत्रकारिता में आया, वो किताब याद ही नहीं रही। मैंने जनता को पढ़ा। एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं पंकज जोशी जी, आपने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहा ना, वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट उसमें डिमांड होता है, ठीक, एम आई राइट? ठीक है ना? मैं एक विकल्प देता हूं, जांच करा लीजिएगा। हिंदुस्तान में 40,000 गांव ऐसे हैं पूरे देश में, 40,000 जो व्यवहारिक तौर पर शहर है, वो हैं, उनको शहर घोषित कर दीजिए और शहरों की सुविधा उनको दे दीजिए, तो शायद इससे सस्ते में बड़ा काम हो जाए, बड़ी आबादी संतुष्ट हो जाए। पूरे भारत में उसका असर दिखाई देगा 3 साल के भीतर। ये तो कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी भगवान जाने, लेकिन 40,000 गांव ऐसे हैं जिनको जरा सा बूस्ट करना, जैसे मैं और साफ कर दूं उदाहरण, ये इनोवेशन करना होगा, गरीब को राहत देनी है तो ये सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये बंद करो बातें। हर बजट पर यही पूरा, कुछ नया नहीं सोचोगे, कुछ तो नया सोचो भाई। इसी ढंग से हिंदुस्तान चलाया 68 साल तक, और आगे 68 साल तक चलाने की इच्छा रखते हैं हम लोग। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक जिले में ज्यादा जमीन के साथ, उदाहरण मान लीजिए जैसलमेर ही सही पंकज जी, वहां अगर जिला अस्पताल है, उसके पास जमीन ज्यादा है, ठीक, उसको आप मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड कर देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, कम संसाधन में हो जाएगा ना। वैसे ही ये 40,000 गांव हैं, भारत इनको अपग्रेड करे तो हिंदुस्तान पर उसका असर दिखेगा, उसकी अर्थव्यवस्था पर। हमारा ध्यान नहीं, हमने कहा 9 स्मार्ट सिटी खोलेंगे जिनमें हर गली में, हर नाली में, हर सड़क में वाईफाई होगी। अरे फाई छोड़ो, अभी तो गरीब की थाली में रोटी की और सोचो भाई, वाईफाई बाद में हो जाएगी। और जो संपन्न लोग हैं वो तो अपने पास वाईफाई रखते ही हैं, उनको आप क्या दोगे वाईफाई? भाई जिसकी जेब में पैसा है वो तो खुद ही हाई फाई है, तो वाईफाई भी जुगाड़ कर लेगा। ये सरकार के चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए कि वाईफाई होनी चाहिए, नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से भी सहमत नहीं था। दिल्ली में जो गरीब इलाके हैं उनकी और उनको सोचना चाहिए था, वो वाईफाई में लग गए। ये हमारे सोच का संकट है। मैं फिर बात समाप्त करूं जो मैंने राजस्थान से सुना पंकज जी, जो गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग के लोगों से मैंने सुना, उन्होंने इतनी ही बातें बताई जिसका सार यह है कि मेरे आंगन में अच्छे घर का सूर्य कब उगेगा। सिर्फ एक ही सवाल है उनके पास, उनकी थाली में अच्छे दिन आ जाए तो बढ़िया, और नहीं आए तो फिर कितना भी लंबा बजट भाषण हो उसमें क्या रुचि। भाषण तो हम लोग पंडित जी के समय से देश सुन ही रहा है। किसी का बजट भाषण कम अच्छा होता है क्या? नहीं। इतने योग्य अधिकारी लिखते हैं बजट भाषण, और इतने साहित्यिक लोग उसमें शेर और शायरी डालते हैं कि भाषण तो अच्छा बन ही जाता है।
सुन के कभी हंसी भी आती है, कभी विद्वता भी झलकती है, कभी तेजस्विता भी झलकती है, कभी लगता है भारत के इतिहास बोध की कितनी समझ है वित्त मंत्रियों को। कुछ नहीं होता, वो तो लिखने वाले लोग हैं जो वर्षों से यही काम ही कर रहे हैं। जमीन पर भारत बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। जो गरीब आदमी है उसको महसूस होना चाहिए कौन सी बात, जो 16 मई को शाम 5 बजे बड़ोदरा में सार्वजनिक मंच पर आदरणीय मोदी जी ने कही थी, अच्छे दिन। जनता से उनका बोलो आ गए, पहले बोलते थे आएंगे, उस दिन उन्होंने नारा बदला आ गए। 16 मई और 28 फरवरी काफी दिन हो गए। अब तो आदमी छू के देखना चाहता है अच्छे दिन को, महसूस करना चाहता है अपनी थाली में, अपने बिजली के बिल में, अपने नल में पानी के रूप में, अपने बच्चे के स्कूलिंग के रूप में, अपने स्वास्थ्य और रोजगार के रूप में महसूस करना चाहता है हाथ से छू के। ऐसी व्यवस्था हो तो समझिए अच्छे दिन आ गए। ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जैसे 15 लाख का जुमला था, हिंदुस्तान भरो ये अपने मानस में इस बात को बैठा लेगा कि ये भी एक जुमला है। अच्छे दिन आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में हमें बस इतना ही। पंकज जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्चना शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।